तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। ये हमारा मुद्रास्फीति टॉपिक का क्लास नंबर 5 होने वाला है, जिसके अंतर्गत आज हम लोग मुद्रास्फीति को रोकने के उपाय पढ़ेंगे। जैसा कि आपको पिछले क्लास में बताया गया था कि समग्र मांग एवं समग्र आपूर्ति के आधार पर मुद्रास्फीति को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला है आपका डिमांड पुल इन्फ्लेशन यानी कि मांग प्रेरित मुद्रास्फीति। दूसरा है आपका कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन यानी कि लागत जनित मुद्रास्फीति। और तीसरा है आपका इंफ्रास्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन यानी कि संरचनात्मक मुद्रास्फीति। तो आज हम लोग जानेंगे कि जो आपका मुद्रास्फीति है इसको रोकने का उपाय। ठीक है, तो भारत में बेसिकली तीनों तरह का मुद्रास्फीति देखने को मिलता है। आपका कॉस्ट पुश भी, आपका डिमांड पुल भी और आपका इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि संरचनात्मक मुद्रास्फीति, ये तीनों देखने को मिलता है। तो सबसे पहले अगर हम लोग मुद्रास्फीति को रोकने का उपाय की बात करें तो इसके अंतर्गत 3 तरह का उपाय का यूज किया जाता है। पहला उपाय है आपका मौद्रिक नीतिगत उपाय। तो मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए जो पहला उपाय है वह है आपका मौद्रिक नीतिगत उपाय। वहीं अगर दूसरा उपाय की बात करें तो वह है आपका राजकोषीय नीतिगत उपाय। और तीसरा अगर देखें तो वह है आपका प्रशासनिक उपाय। ठीक है, और इन तीनों में एक एक करके बात करें तो जो आपका मौद्रिक नीतिगत उपाय है ये आपका आरबीआई के द्वारा इसको किया जाता है कंट्रोल। और मौद्रिक नीतिगत उपाय के माध्यम से डिमांड पूल इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में ये ज़्यादा कारगर सिद्ध होता है। यानी कि मौद्रिक नीतिगत उपाय में आप डिमांड पूल इन्फ्लेशन को बेहतर तरीके से कंट्रोल कर पाइएगा। वहीं जो अगर आपका राजकोषीय नीतिगत उपाय की बात करें तो ये इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। और राजकोषीय नीतिगत उपाय के माध्यम से जो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है इसको कंट्रोल करने में ये ज़्यादा कारगर सिद्ध होता है। ठीक है, वहीं अगर प्रशासनिक उपाय की बात करें तो ये भी गवर्नमेंट के द्वारा ही किया जाता है और ये भी आपका कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में ज़्यादा कारगर सिद्ध होता है। जैसे कि हम लोग पता है कि हमारे देश में यानी कि भारत में डिमांड पुल इन्फ्लेशन और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन और इंफ्रास्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन, ये तीनों तरह का मुद्रास्फीति यहाँ पाया जाता है। तो ऐसे में मौद्रिक नीति के द्वारा हम लोग डिमांड पुल को कंट्रोल करते हैं जो कि आरबीआई करता है। वहीं राजकोषीय नीति के माध्यम से कॉस्ट पुश को हम लोग कंट्रोल करते हैं जो कि इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। वहीं प्रशासनिक उपाय के माध्यम से भी हम लोग कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते हैं और ये भी आपका गवर्नमेंट के द्वारा ही किया जाता है। अब हम लोग अगर समझें कि मौद्रिक नीति क्या होता है यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी, तो आपका जो मौद्रिक नीति है यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले ये जानिए आप कि भारत में इन्फ्लेशन को यानी कि मुद्रास्फीति को कंट्रोल किसके द्वारा किया जाता है, तो आरबीआई के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। और आरबीआई भी जो है इसको कैसे कंट्रोल करती है, तो आपका मौद्रिक नीति के द्वारा कंट्रोल करती है। और आरबीआई जो है मौद्रिक नीति के द्वारा मुद्रास्फीति को कंट्रोल करती है। तो कैसी मुद्रास्फीति को, तो आपका डिमांड पुल इन्फ्लेशन को ये कंट्रोल करती है। कॉस्ट पुश को ये उतना बेहतर तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाती है, लेकिन आपका डिमांड पुल इन्फ्लेशन को ये आरबीआई मौद्रिक नीति के माध्यम से बहुत बेहतर तरीके से कंट्रोल कर पाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इससे मांग प्रेरित मुद्रास्फीति नियंत्रण में ज़्यादा मदद मिलता है। बट इंडिया में तो 2 तरह का मुद्रास्फीति है। कहने का अर्थ है कि मौद्रिक नीति जिसका प्रयोग आरबीआई करता है और आरबीआई मौद्रिक नीति के माध्यम से डिमांड पुल इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है। ठीक है ना, क्योंकि मौद्रिक नीति के माध्यम से हम लोग डिमांड पुल को तो बेहतर तरीके से कंट्रोल कर पाते हैं। लेकिन जैसा कि हम लोग पता है कि भारत में 2 तरह का मुद्रास्फीति है, आपका डिमांड पुल और कॉस्ट पुश। और अगर जो आपका लागत जनित मुद्रास्फीति है, अगर इसका ही प्रकृति निरंतर रह ही जाता है लगातार, तो वही आपका संरचनात्मक मुद्रास्फीति बन जाता है जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में आज़ादी के बाद अभी तक देखने को मिलती है।
इसके बाद देखिए, तो जो आपका आरबीआई है, तो आरबीआई के द्वारा कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए संकुचनवादी मौद्रिक नीति का उपयोग किया जाता है। अभी हम लोग जाने कि मौद्रिक नीति के द्वारा आरबीआई जो है वो डिमांड पुल इन्फ्लेशन को बेहतर तरीके से कंट्रोल कर पाता है, लेकिन आरबीआई जो है वो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल करने का प्रयास करती है, जिसके लिए वो संकुचनवादी मौद्रिक नीति अपनाती है। वहीं अगर हम लोग संकुचनवादी मौद्रिक नीति को और भी हम लोग एक नए वर्ड में समझे तो वो कहलाता है आपका डियर मनी पॉलिसी। तो जो आपका डियर मनी पॉलिसी है, इसको हम लोग संकुचनवादी मौद्रिक नीति भी कहते हैं। इसके अलावा देखिए कि जो आपका डियर जो मनी पॉलिसी है, इसके अंतर्गत मौद्रिक नीति के विभिन्न जो उपकरण हैं, यानी कि जो टूल्स हैं, जैसे कि आपका रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, CRR, SLR इत्यादि, इन सभी का प्रयोग किया जाता है। तो अभी क्या बताया आपको कि आरबीआई के द्वारा जो लागत जनित मुद्रास्फीति है, इसको भी कंट्रोल करने के लिए संकुचनवादी मौद्रिक नीति का प्रयोग किया जाता है। और अभी ये भी बताया कि आरबीआई जो है मौद्रिक नीति के माध्यम से लागत जनित मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने में ये ज़्यादा कारगर सिद्ध होता है। अब देखिए, इन सभी एग्जाम्पल्स में, इन सभी जो एग्जाम्पल जो बताया था, जैसे कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, आपका CRR, SLR, इन सभी में अगर ब्याज दर में वृद्धि कर दिया जाता है तो किसके द्वारा वृद्धि कर दिया जाता है? तो आरबीआई के द्वारा वृद्धि कर दिया जाता है, ठीक ना। आगे देखिए, 2012 से लेके 2014 के बीच में डियर मनी पॉलिसी का यूज किया गया था, बट भारत में मौद्रिक नीति डिमांड पुल इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में असक्षम रही, जिसका मुख्य कारण जो था वो सतत इन्फ्लेशनरी गैप ये था, ठीक है ना। अभी आपको बताया गया था कि जो आरबीआई है वो डिमांड पुल इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में ये ज़्यादा कारगर सिद्ध होती है। उसके बाद हमें देखिए कि जो आपका कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है, इसको कंट्रोल करने के लिए आरबीआई जो है वो डियर मनी पॉलिसी का प्रयोग करता है, जिसके माध्यम से वो क्या करता है, मौद्रिक नीति का जितना उपकरण है, जैसे कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, CRR, SLR, इन सभी का जो इंटरेस्ट रेट है, यानी कि ब्याज दर है, इसको बढ़ा देता है। कौन? आरबीआई। ये जान गए। आगे देखिए, 2012 से लेके 2014 के मध्य में जो डियर मनी पॉलिसी है, इसका ये उपयोग किया गया था, ठीक है ना। बट भारत में मौद्रिक नीति जो है, यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी, ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में असक्षम रही थी, ठीक ना। अभी आपको बताया गया था कि जो डिमांड पुल इन्फ्लेशन है, इसको कंट्रोल करने में ज़्यादा कारगर सिद्ध होती है मौद्रिक नीति, लेकिन ये 2012-14 में ये कंट्रोल नहीं कर पाया था, जिसका प्रमुख कारण क्या था? तो वो आपका सतत इन्फ्लेशनरी गैप है। सतत कहने का अर्थ है आपका सस्टेन। हम लोग बात किए थे कि जो आपका समग्र मांग जो है ज़्यादा हो जाए समग्र आपूर्ति से, तो इसको हम लोग मुद्रास्फीति कहते हैं, और इसी को हम लोग इन्फ्लेशनरी गैप भी कहते हैं, यानी कि मुद्रास्फीतिक गैप भी कहते हैं, ठीक है ना, यानी कि अंतराल कहते हैं इसी को। वहीं एक और कंडीशन बताया गया था कि जब समग्र जो मांग है वो कम हो जाए समग्र आपूर्ति से, ठीक है, तो इसको हम लोग डिफ्लेशन कहते हैं, यानी कि अपस्फीति, और इसको हम लोग डिफ्लेशनरी गैप भी कहते हैं, यानी कि अपस्फीति अंतराल भी कहते हैं। यहाँ तक हम लोग जानते हैं। इसके बाद आगे देखिए, 2012-14 में मौद्रिक नीति के द्वारा हम लोग बात करते हैं कि डियर मनी पॉलिसी का प्रयोग किया गया था आपका डिमांड पुल इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन ये कर नहीं पाया था, जिसका कारण क्या था? तो सतत इन्फ्लेशनरी गैप, ठीक ना, ये इसका मुख्य कारण था। मीन्स कहने का अर्थ है कि आय कम करने पर भी मांग बना ही रहा था, ठीक है ना। तो आय तो कम कर दिया गया था, आय कम कैसे किया गया था? रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, CRR, SLR, इन सभी का जो इंटरेस्ट रेट है, इसमें वृद्धि कर दिया, तो इससे आपका इनकम कम होगा,
तो इनकम कम कर देने के बाद भी जो मांग है वो सतत जो है वो बना ही रहा था। तो इस कारण से 2012-14 के बीच में डियर मनी पॉलिसी अपनाने के बाद भी डिमांड पुल इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में आरबीआई जो है वो मौद्रिक नीति के माध्यम से असक्षम ही रहा था। इसके बाद देखिए, सामान्यतः यानी कि जनरली डिमांड पुल इन्फ्लेशन की समस्या उच्च मुद्रा आपूर्ति या फिर तरलता आधिक्य के कारण उत्पन्न होती है। अभी आपको बताया गया है कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन कैसे उत्पन्न होता है। जब हम लोग इन्फ्लेशन ये देखते हैं एडी ग्रेटर देन एज से, तो इसमें आपका दो कंडीशन बनता है। क्या क्या वो देखिए, एक में मांग बढ़ जाए और आपूर्ति कम हो जाए, मतलब आपूर्ति नियत हो जाए, तो इसको हम लोग बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। और एक है आपका कि मांग कांस्टेंट हो जाए और अगर आपूर्ति कम हो जाए, तो इसको हम लोग लागत जनित मुद्रास्फीति कहते हैं। ये समझ में आ गया। तो ये तो हम लोग समझ गए हैं कि जो आपका लागत जनित मुद्रास्फीति है, सॉरी मांग जनित जो मुद्रास्फीति है यानी कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन, ठीक है, ये कैसे उत्पन्न होता है। तो उच्च मुद्रा आपूर्ति यानी कि जो मुद्रा है इसका ज़्यादा प्रवाह हो रहा है, यानी कि उच्च मुद्रा आपूर्ति, या फिर तरलता अधिक के कारण होता है, यानी कि लिक्विडिटी मार्केट में ज़्यादा हो गया, मार्केट में पैसा ज़्यादा हो गया है, तो इससे आपका डिमांड पुल इन्फ्लेशन आ जाता है। ये ऐसा कंडीशन मानते हैं जनरली। इस कारण जो आरबीआई है, तो आरबीआई के द्वारा डियर मनी पॉलिसी का प्रयोग किया जाता है, और डियर मनी पॉलिसी के माध्यम से मार्केट में जो विद्यमान अत्यधिक तरलता है इसको सोख लिया जाता है। और सोख लेने के कारण क्या होता है कि जिस कारण जो समग्र मांग है उसमें क्या हो जाती है, कमी आ जाती है। अब लोगों पर पैसा ही नहीं रहेगा तो लोग डिमांड ज़्यादा नहीं करेंगे। सिंपल सी अर्थ है, आप समझिए, इसका अर्थ समझिए। इसमें बताया जा रहा है कि जनरली जो आपका डिमांड पुल इन्फ्लेशन है, तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन की समस्या कब उत्पन्न होती है, तो उच्च मुद्रा आपूर्ति या फिर तरलता अधिक्य के कारण ये उत्पन्न होती है। और ऐसे में क्या करता है आरबीआई, जो आरबीआई है वो डियर मनी पॉलिसी या फिर इसको डियर मनी पॉलिसी का प्रयोग करता है। और जो आपका डियर मनी पॉलिसी है इसके द्वारा आरबीआई क्या करता है कि मार्केट में विद्यमान जो भी अधिक लिक्विडिटी है, तरलता है, उस तरलता को सोख लेने का प्रयास करता है। और सोख लेगा तो इससे क्या होगा कि आपका जो समग्र मांग है इसमें कमी आ जाती है सामान्यतः। ठीक है, यहाँ तक हम लोग समझ गए हैं। इसके बाद देखिए, सामान्यतः या जनरली की बात किया जा रहा है यहाँ पे भी, वो है कि जब आपका लागत जनित मुद्रास्फीति आती है, तो लागत जनित मुद्रास्फीति कब होता है, जब आपका मांग जो है वो कांस्टेंट रहे और आपूर्ति आपका घट जाए, तो इससे आपका लागत जनित मुद्रास्फीति यानी कि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन देखने को मिलता है। तो सामान्यतः कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की स्थिति में आरबीआई जो है वो विस्तारवादी मौद्रिक नीति का प्रयोग करता है। तो आरबीआई कैसा पॉलिसी का प्रयोग करता है, तो विस्तारवादी मौद्रिक नीति का प्रयोग करता है, जिसको हम लोग चीप मनी पॉलिसी कहते हैं। ठीक है ना। आगे देखिए, जब डिमांड पुल इन्फ्लेशन होगा तो ऐसे में जो आरबीआई है वो डियर मनी पॉलिसी का प्रयोग करता है। वहीं जब लागत जनित मुद्रास्फीति है तो इसको कंट्रोल करने के लिए आरबीआई जो है वो विस्तारवादी मौद्रिक नीति का प्रयोग करता है, यानी कि चीप मनी पॉलिसी का प्रयोग करता है, जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के मौद्रिक जो दर है, मौद्रिक दर कहने का अर्थ है आपका जैसे कि जो टूल्स है, मौद्रिक टूल्स जैसे कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सब जो वहाँ पे था वो यहाँ पे भी, और विभिन्न प्रकार के जो रिजर्व अनुपात है, रिजर्व अनुपात जैसे कि आपका CRR, SLR, इन सभी में जो रेट है, इंटरेस्ट जो रेट है, ब्याज दर है, इसको घटा दिया जाता है। और इसको क्यों घटाया जाता है, ताकि जो मुद्रास्फीति है, सॉरी मुद्रा आपूर्ति है, मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि आ सके। और मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि आएगी तो मुद्रा तरलता में भी वृद्धि होगा और लोगों के पास पैसा जाएगा, देन लोग डिमांड करेंगे। ठीक है। अब देखिए इसमें क्या हम बोले हैं उस पॉइंट को आप समझिए, इस चीज़ को आप समझिए। इसमें दो कहानी बताया जा रहा है।
एक तो आपका डिमांड पुल इन्फ्लेशन का और एक आपका कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का। इन दोनों टॉपिक्स में क्या क्या बताया जा रहा है उसको आप समझने का प्रयास कीजिए। इसमें ये चीज़ बताई जा रही है कि जो आपका डिमांड पुल इन्फ्लेशन है तो इसको कंट्रोल करने के लिए जो आरबीआई है वो डियर मनी पॉलिसी का प्रयोग करता है। किसका? तो डियर मनी पॉलिसी का या फिर डियर मनी पॉलिसी का यूज़ करता है। वहीं जो आपका कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है इसको कंट्रोल करने के लिए जो आरबीआई है वो चीप मनी पॉलिसी का प्रयोग करता है। किसका? तो चीप मनी पॉलिसी का प्रयोग करता है। इसके माध्यम से आरबीआई जो है वो चाहता है कि आपका किसी भी तरह जो है वो मार्केट में जो अधिक पैसा है, जो तरलता है, लिक्विडिटी है, इसको वो सोखने का प्रयास करता है। और चीप मनी पॉलिसी के माध्यम से गवर्नमेंट जो है चाहता है कि मार्केट में पैसा कमी है तो मार्केट में किसी तरह हम लोग पैसा का जो लिक्विडिटी है, तरलता है, इसको हम लोग किसी तरह भी बढ़ा दें। ये समझ जाइए आप। इसके बाद देखिएगा कि जो आपका डिमांड पुल इन्फ्लेशन है इसमें जो मौद्रिक जो टूल्स हैं तो उनके जो ब्याज दर है उसमें वृद्धि कर दिया जाता है। साथ ही साथ जो आपका रिजर्व अनुपात है यानी कि रिजर्व रेशियो है इसमें भी वृद्धि कर दिया जाता है। जैसे कि अगर इसमें हम लोग देखें तो मौद्रिक दर जैसे कि आपका रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट इसमें भी वृद्धि कर दिया जाता है। और आपका रिजर्व अनुपात जैसे कि CRR SLR इसका भी जो ब्याज दर इसमें भी वृद्धि कर दिया जाता है। वहीं अगर हम लोग चीप मनी पॉलिसी की बात करें जो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में आता है तो इसमें आरबीआई क्या करता है, जो आपका मौद्रिक दर है जैसे कि CRR और SLR रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट इसमें वृद्धि कर देता है। वहीं जो आपका रिजर्व अनुपात है जैसे कि CRR और SLR इसमें भी वृद्धि कर देता है, इसमें घटा देता है, भूल गए। इसमें क्या करता है आरबीआई, वो घटा देता है। तो CRR का दर घटा देगा, आपका SLR का दर घटा देगा। और वहीं अगर हम लोग मौद्रिक दर की बात करें जैसे रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट इसका भी जो है ब्याज दर इसको भी घटा देगा, ठीक है ना। तो डियर मनी पॉलिसी में इन सभी को बढ़ाता है, वहीं चीप मनी पॉलिसी में इन सभी को घटाता है। डियर मनी पॉलिसी में चाहता है कि मार्केट में जो अधिक पैसा है इसको हम लोग खींच लें, और चीप मनी पॉलिसी में चाहता है कि मार्केट में जो पैसा कमी है वहाँ पे पैसा पहुँचाया जाए। बस सिंपल यही अर्थ है, और आप बस इतना ही समझिएगा, इससे ज़्यादा समझने का प्रयास नहीं कीजिएगा वरना उलझ कर रह जाइएगा। आगे देखिए, अगर हम लोग मुद्रा आपूर्ति की बात करें, ठीक है ना, मुद्रा आपूर्ति क्या है, तो मुद्रा आपूर्ति का अगर हम लोग घटक देखें तो मुद्रा आपूर्ति के घटक कई सारे हो सकते हैं। जैसे कि आपका कैश हो गया यानी कि नकदी आपका नोट के रूप में भी हो सकता है, नकदी आपका सिक्का के रूप में भी हो सकता है। इसके अलावा जो आपका सेविंग अकाउंट है, आपका जो करेंट अकाउंट है, और साथ ही साथ आपका जो टाइम डिपॉजिट है, ये सभी आपका मुद्रा आपूर्ति है, मुद्रा आपूर्ति के घटक हैं। तो मुद्रा आपूर्ति घटक आपका कैश हो गया यानी कि नगद, जो कि सिक्का या फिर नोट दोनों रूप में हो सकता है। इसके अलावा मुद्रा आपूर्ति का घटक सेविंग अकाउंट हो गया, करेंट अकाउंट हो गया, और आपका टाइम डिपॉजिट हो गया। टाइम डिपॉजिट कहने का अर्थ है आपका FD। तो FD हम लोग करवाते हैं कि नहीं करवाते हैं, और जब हम लोग FD करवाते हैं तो वहाँ पे पैसा जमा कराते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे भी हम लोग का पैसा जमा रहता है, ठीक है। अब देखिए, अभी आपको बताया जा रहा है कि जो मुद्रा आपूर्ति है, तो मुद्रा आपूर्ति का जो घटक की बात करें तो मुद्रा आपूर्ति का घटक है जैसे कि आपका कैश यानी कि नगद, नोट या सिक्का के रूप में, आपका सेविंग अकाउंट, आपका करेंट अकाउंट, आपका टाइम डिपॉजिट। तो टाइम डिपॉजिट में भी हम लोग पैसा जमा करते हैं ना, तो ये सभी जो है वो मुद्रा आपूर्ति के घटक कहलाते हैं। वहीं अगर हम लोग तरलता की बात करें यानी कि लिक्विडिटी की, तो लिक्विडिटी क्या है वो समझिए। ये जो है आपका लिक्विडिटी की बात कर रहे हैं। तो लिक्विडिटी के अंतर्गत जो आपका है, अगर नगदी की बात करें यानी कि अगर कैश बढ़ जाएगा मार्केट में, तो अगर कैश लोगों के पास पैसा ज़्यादा आ जाएगा तो मार्केट में कैश बढ़ जाएगा यानी कि नगद बढ़ जाएगा। तो ये कहता है कि जो है मार्केट में तरलता यानी कि लिक्विडिटी बढ़ गई है। इसके अलावा देखिए, तरलता अगर अधिक हो जाएगा तो ऐसे में बिना ब्याज का लोन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। लोग चाहेंगे कि हम लोग पैसा कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करें, तो लोग जो है वो बिना ब्याज का लोन देना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है ना।
तो अगर जब मार्केट में तरलता अधिक हो जाता है, इसका कहने का अर्थ है कि मार्केट में नकदी या फिर कैश जो है वो उसका जो मात्रा है वो बढ़ गया है। ठीक है ना, ये हम लोग समझ गए हैं। इसके अलावा देखिए एक और इसमें टर्म है, वो है आपका डिपॉजिट। तो डिपॉजिट क्या है क्या नहीं है, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो जो आपका डिपॉजिट होता है, कहने का अर्थ आपका जमा, ठीक ना। क्रेडिट कहने का अर्थ आपका निकासी या निकालना, और डिपॉजिट कहने का अर्थ आपका जमा, ठीक है। तो जमा जो है ये भी आपका दो तरह का होता है। एक है आपका मांग जमा यानी कि डिमांड डिपॉजिट, और एक है आपका टाइम जमा यानी कि समय या टाइम जमा, टाइम डिपॉजिट है, इसको हम लोग समय जमा भी कहते हैं, और इसी को हम लोग एफडी अकाउंट भी कहते हैं, यानी कि फिक्स डिपॉजिट। इसी को हम लोग टाइम डिपॉजिट जो है इसी को हम लोग फिक्स डिपॉजिट कहते हैं। सिंपल सा अर्थ समझिए, ये जो आपका डिपॉजिट है यानी कि जमा, ये आपका दो तरह का होगा। एक आपका डिमांड डिपॉजिट और एक आपका टाइम डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट को हम लोग मांग जमा कहते हैं, और टाइम डिपॉजिट को ही हम लोग एफडी कहते हैं, है ना, यानी कि फिक्स जो है फिक्स करवा दिए पैसा वही। अब देखिए जो आपका मांग डिपॉजिट है यानी कि मांग जमा है, डिमांड डिपॉजिट, इसको भी दो भागों में बांटा जाता है। एक आपका सेविंग अकाउंट और एक आपका करेंट अकाउंट। तो यहाँ समझिएगा, सेविंग अकाउंट और जो करेंट अकाउंट है ये मांग जमा का पार्ट है, ठीक है। वही टाइम डिपॉजिट या फिर जो एफडी है ये आपका अलग है, और आपका मांग जमा और आपका टाइम डिपॉजिट यानी कि एफडी, ये दोनों डिपॉजिट का ही पार्ट है, यानी कि एफडी का ही पार्ट है, ठीक है। तो ओवरऑल अगर कहा जाए तो एक तो आपके पास कैश बढ़ गया है यानी कि नगद, और ऊपर से आपके पास जो डिपॉजिट है यानी कि जमा है, ये दोनों हो गए हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं मुद्रा आपूर्ति। तो जब हम लोग मुद्रा आपूर्ति की बात करते हैं, ठीक है ना, तो इस मुद्रा आपूर्ति में हम लोग एक तो इसका घटक कैश के रूप में रखते हैं, जिसमें हम लोग नोट और सिक्का शामिल करते हैं। वहीं दूसरी ओर हम लोग जो है वो डिपॉजिट को शामिल करते हैं, डिपॉजिट, और डिपॉजिट में हम लोग सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट और टाइम डिपॉजिट दोनों शामिल करते हैं। देखिए जो आपका डिपॉजिट है, डिपॉजिट में एक आपका डिमांड डिपॉजिट है और एक आपका टाइम डिपॉजिट है। डिमांड डिपॉजिट में आपका सेविंग अकाउंट है और आपका करेंट अकाउंट है, ये हम लोग समझ गए हैं, ठीक है। तो आप कभी भी अगर मुद्रा आपूर्ति वर्ड आएगा तो मुद्रा आपूर्ति में आप एक ही वर्ड समझिएगा कि मुद्रा आपूर्ति, इसका घटक पहला है कैश यानी कि नगद, जो कि नोट और सिक्का दोनों रूप में हो सकता है, और दूसरा है आपका डिपॉजिट यानी कि जमा। और डिपॉजिट का दो भाग, एक है मांग डिपॉजिट और एक है आपका समय डिपॉजिट। मांग डिपॉजिट का भी दो प्रकार, एक है सेविंग अकाउंट, एक है करंट अकाउंट, ये दोनों इसमें शामिल हो जाएगा, और एफडी तो आपका शामिल हो ही जाएगा। तो ये हो जाएगा, ठीक है ना। वहीं अगर हम लोग लिक्विडिटी की बात करें तो लिक्विडिटी क्या है, यानी कि तरलता। तो नकदी यानी कि कैश का बढ़ जाना, कहाँ पे, मार्केट में, तो लिक्विडिटी बढ़ गया। साथ ही साथ बिना ब्याज का लोन मिलने लगना, तो ये भी आपका लिक्विडिटी मार्केट में बढ़ गया है। ये हम लोग पॉइंट समझ गए हैं। आगे देखिए, तो यहाँ तक हम लोग समझ गए हैं। अभी तक हम लोग जाने कि जो मुद्रास्फीति है इसको रोकने का जो उपाय है, तीन तरह का उपाय है। एक आपका मौद्रिक नीतिगत उपाय है जिसके द्वारा डिमांड पुल इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है। एक है आपका राजकोषीय नीतिगत उपाय जिसके द्वारा कोस्ट पुश इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है, और एक है आपका प्रशासनिक उपाय जिसके द्वारा कोस्ट पुश इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है। तो अभी पहले हम लोग मौद्रिक नीतिगत उपाय देखें, साथ ही साथ हम लोग देखें कि जो मुद्रा आपूर्ति क्या है ये भी हम लोग जाने, और भी हम लोग जो मौद्रिक नीतिगत उपाय के अंतर्गत हम लोग जाने कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन के लिए आपका डियर पॉलिसी का प्रयोग किया जाता है ना, डियर मनी पॉलिसी का। वहीं जो आपका कोस्ट पुश इन्फ्लेशन है इसको कंट्रोल करने के लिए जो आरबीआई है वो चिप मनी पॉलिसी का प्रयोग करता है, और इसमें क्या क्या होता है वो हम लोग जान गए हैं। अब देखिए कि जो हम लोग देखें मौद्रिक नीति, तो मौद्रिक नीति को भी दो भागों में बांटा जाता है, यानी कि मौद्रिक नीति के अंतर्गत यानी कि जो आरबीआई है वो इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए मौद्रिक नीति के अंतर्गत दो तरह का टूल्स का यानी कि उपकरण का प्रयोग करता है। तो ये जो दो तरह का उपकरण है इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो टॉपिक है आपका आरबीआई जो है मुद्रास्फीति कंट्रोल करने के लिए मौद्रिक नीति के अंतर्गत दो तरह के उपकरण का यानी कि टूल्स का प्रयोग करता है। वो दोनों उपकरण यानी कि टूल्स कौन कौन है वो देखिए। पहला जो उपकरण है आपका वो है आपका मात्रात्मक उपकरण, ठीक है। तो पहला उपकरण मात्रात्मक उपकरण हो गया। वहीं अगर दूसरा उपकरण की बात करें तो वो है आपका गुणात्मक उपकरण, ठीक है। तो ये हो गया।
तो आरबीआई के द्वारा मौद्रिक नीति के अंतर्गत दो तरह का उपकरण का यूज किया जाता है। एक है आपका मात्रात्मक उपकरण और दूसरा है गुणात्मक उपकरण। अब देखिए, मात्रात्मक उपकरण के द्वारा भी जो आरबीआई है वो दो तरह के टूल्स अपनाता है। एक है आपका अल्पकालिक मात्रात्मक जो उपकरण है सो, और दूसरा है दीर्घकालिक मात्रात्मक उपकरण। ये दो तरह का उपकरण आरबीआई मात्रात्मक उपकरण के अंतर्गत अपनाता है। ठीक है, ये समझ गए हम लोग। क्या समझे कि आरबीआई जो है वो मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए मौद्रिक नीति के अंतर्गत दो तरह का उपकरण अपनाता है। एक है आपका मात्रात्मक उपकरण और एक है गुणात्मक उपकरण। जो आपका मात्रात्मक उपकरण है इसको भी दो भागों में बांटा गया है। एक है अल्पकालिक मात्रात्मक उपकरण और दूसरा है दीर्घकालिक मात्रात्मक उपकरण। ठीक है, देखिए सबसे पहले जो आरबीआई है वो पहला स्टेप उठाएगा जो है अल्पकालिक मात्रात्मक उपकरण। ठीक है, अगर इससे मुद्रास्फीति कंट्रोल हो जाता है तो ठीक है। अगर इससे भी मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं होता है तो फिर आरबीआई जो है वो स्टेप 2 की तरफ जाता है, स्टेप 2 में। ये है आपका दीर्घकालिक मात्रात्मक उपकरण। ठीक है, अगर इससे इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाता है तो ठीक है, और अगर इससे भी इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं होता है तो फिर आरबीआई जो है वो मजबूरन स्टेप 3 की तरफ जाता है। फिर उसको तीसरा कदम उठाना पड़ता है जो कि है आपका गुणात्मक उपकरण। ठीक है ना, तो आपको बताया गया है कि जो आरबीआई है वो 3 स्टेप में आरबीआई इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का काम करता है। कितने स्टेप में? 3 स्टेप में। पहला स्टेप आपका अल्पकालिक मात्रात्मक उपकरण का यूज करेगा, दूसरे स्टेप में दीर्घकालिक मात्रात्मक उपकरण और तीसरे स्टेप में गुणात्मक उपकरण का यूज करेगा। अब देखिए, जो आपका मात्रात्मक उपकरण है यानी कि अल्पकालिक जो मात्रात्मक उपकरण है, इसके अंतर्गत हम लोग रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, MSF और जो आपका बैंक दर है इनको शामिल करते हैं अल्पकालिक मात्रात्मक टूल्स में। वहीं अगर आप लोग दीर्घकालिक मात्रात्मक टूल्स की बात करें तो इसके अंतर्गत CRR, SLR और OMO इसको शामिल किया जाता है। ठीक है, वहीं अगर इसके बाद अगर हम लोग गुणात्मक उपकरण की बात करें तो गुणात्मक उपकरण के अंतर्गत जो है वो साख नियंत्रण यानी कि क्रेडिट कंट्रोल इसका प्रयोग करता है आरबीआई। तो आरबीआई 3 स्टेप में मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने का काम करता है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि जो आपका रेपो रेट क्या होता है वो जानेंगे, फिर हम लोग रिवर्स रेपो रेट के बारे में जानेंगे, फिर हम लोग बैंक दर के बारे में जानेंगे, फिर हम लोग MSF के बारे में जानेंगे। तो आपका जो है अल्पकालीन मात्रात्मक टूल्स जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग दीर्घकालीन मात्रात्मक टूल्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसके बाद जो आपका मात्रात्मक टूल्स है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग गुणात्मक टूल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर हम लोग सबसे पहले मात्रात्मक उपकरण में सबसे पहले रेपो रेट की बात करें तो रेपो रेट का अर्थ क्या है? रेपो रेट का स्पेलिंग देखिए REPO। तो RE से आपका रीपरचेज आ जाएगा। तो RE से आपका R और E से आपका री, और P से परचेज और O से ऑप्शन। ये देखिए REPO। RE से आपका री तो री है, P से आपका परचेज और O से आपका ऑप्शन। तो RE यानी कि री, P से परचेज और O से ऑप्शन, तो री परचेज ऑप्शन, ये इसका अर्थ होता है। मीन्स इसका अगर अर्थ हम लोग समझे तो वो है मीन्स आरबीआई उसे वापस खरीदेगा। यदि नया नोट जारी करेगा तो पुराना नोट लेकर नया नोट देगा। कहने का अर्थ है रेपो रेट यानी कि रीपरचेज ऑप्शन, इसमें जो कहा जाता है कि आरबीआई जो है वो इसको वापस खरीदेगा। एग्जाम्पल के लिए जब आरबीआई नया नोट जारी करता है तो ऐसे में पुराना नोट देता है, ये पुराना नोट जो है वो लेता है और बदले में नया नोट हम लोग को देता है। तो ये हो गया आपका रीपरचेज ऑप्शन, है ना। अब इसको लैंग्वेज के फॉर्म में पढ़ते हैं। देखिए, रेपो रेट यानी कि रेपो दर एक प्रकार का ब्याज दर यानी कि इंटरेस्ट रेट होता है, जिसका उपयोग आरबीआई के द्वारा अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों को उधार देने में किया जाता है। तो अभी समझिएगा कि रेपो रेट क्या है। तो रेपो रेट एक प्रकार से ब्याज दर है, सिंपल सी बात है।
और इसका प्रयोग कौन करता है? तो आरबीआई करता है। किस लिए करता है? तो जो आपका अनुसूचित व्यवसायिक बैंक है, यानी कि जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक है, इनको उधार देने में इसका उपयोग करता है। किसका? तो रेपो रेट का। कहने का अर्थ है क्या? वो देखिए, मीन्स जिस ब्याज दर पे, यानी कि जिस इंटरेस्ट रेट पे आरबीआई के द्वारा जो कमर्शियल बैंक है, अनुसूचित व्यवसायिक बैंक है, इनको उधार दिया जाता है, उसी को हम लोग रेपो रेट कहते हैं। सिंपल सी बात है, आरबीआई मतलब कि आरबीआई जो है व्यवसायिक बैंकों को उधार देता है, तो बदले में कुछ ना कुछ तो ब्याज लेगा ही ना, तो उसको हम लोग ब्याज ना कह के उसको हम लोग रेपो रेट कहते हैं। बस सिंपल सी यही अर्थ है। तो रेपो रेट एक तरह का क्या है? वो ब्याज दर है। ठीक है ना? बस इतना ही समझिए। आगे देखिए, इसमें बताया जा रहा है कि आरबीआई जो है वो बॉन्ड साइन करेगा कि मैं धारक को 10 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ या फिर 50 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। जब भी कोई नोट रहता है, आप नोट में दिखेगा, या 100 का नोट, 50 का नोट, 500 का नोट, सभी नोट में लिखा रहता है कि मैं धारक को इतना रुपया अदा करने का वचन देता हूँ। और इसमें बॉन्ड जो रहता है, ये एक तरह से बॉन्ड है, और इस बॉन्ड में जो है वो आरबीआई के गवर्नर का साइन रहता है, जैसे कि उर्जित पटेल इनका साइन था, ऐसा ही। आगे देखिए, तो ये है आपका रेपो रेट। तो रेपो रेट क्या है, समझ में आ गया? रेपो रेट सिंपल सा अर्थ है, यह एक ब्याज दर है जिसके आधार पे आरबीआई जो है वो अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों को लोन देता है। ठीक ना? आगे देखिए, अब हम लोग देखते हैं बैंक दर, यानी कि बैंक रेट क्या है वो देखिए। जिस रेट पे, यानी कि जिस दर पर कोई बैंक कस्टमर को लोन देता है तथा बैंक दर को, ठीक है, तो बैंक दर क्या है कि जिस रेट पे, यानी कि जिस दर पे कोई बैंक अगर कस्टमर को लोन दे तो उसको हम लोग बोलेंगे बैंक दर। सिंपल सी बात है। और जिस दर पे आरबीआई व्यावसायिक बैंकों को लोन दे उसको बोलेंगे रेपो रेट। सिंपल सी बात है, यही बात है। आगे देखिए, बैंक दर को 2016 से पहले निर्धारित करता था। कौन करता था? तो वो आरबीआई निर्धारित करता था। तो जो बैंक रेट है इसको 2016 से पहले आरबीआई निर्धारित करता था, बट 2016 के बाद एमसीएलआर ये निर्धारित करता है। क्या बताए? हम लोग समझ रहे हैं बैंक दर। बैंक दर में क्या बताए कि जिस रेट पे बैंक जो है वो कस्टमर को लोन देगा वही आपका बैंक रेट कहलाता है। बैंक दर को 2016 से पहले कौन निर्धारित करता था? तो आरबीआई निर्धारित करता था। लेकिन 2016 के बाद आरबीआई को रिप्लेस करके एमसीएलआर इसके द्वारा बैंक दर को निर्धारित किया जा रहा है। तो एमसीएलआर के द्वारा बैंक दर जो है इसको निर्धारित किया जाता है 2016 के बाद। तो आपका जो एमसीएलआर है इसका फुल फॉर्म क्या है? तो देखिए, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लैंडिंग रेट। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लैंडिंग रेट, ये एमसीएलआर का फुल फॉर्म होता है, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लैंडिंग रेट। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, इसमें बताया जा रहा है बैंक दर के बारे में। देखिए कि जो बैंक लोन देता है वही डिसाइड करता है, बट कितना ब्याज लेना है वो आरबीआई निर्धारित करता है। क्या बोले वो समझिए। जो बैंक लोन देता है वही डिसाइड करता है कि कितना रेट लेना है, लेकिन ब्याज दर जो है वो आरबीआई के द्वारा निर्धारित किया जाता है। ठीक है ना? यानी कितना रेट लेना है। अगर कोई बैंक है, आप उस बैंक से लोन लिए हैं तो कितना % आपको ब्याज इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ये डिसाइड कौन करता है? किसको करना चाहिए? बैंक को। लेकिन बैंक नहीं करता है, ये कौन करता है? तो 2016 से पहले आरबीआई डिसाइड करता था, लेकिन 2016 के बाद कौन करता है? तो एमसीएलआर डिसाइड करता है। और वहीं एमसीएलआर का फुल फॉर्म देखें तो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लैंडिंग रेट होता है। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लैंडिंग रेट। ठीक है? आगे देखो, देखो हम लोग भी आरबीआई से लोन ले सकते हैं ना, तो हम लोग भी आरबीआई से लोन लेते हैं और आरबीआई भी हम लोग से लोन लेता है। तो पहले बॉन्ड एंड जो सिक्योरिटी है वो जमा करो, फिर आरबीआई से लोन ले सकते हो आप। तो वही सिंपल सी बात है, बॉन्ड एंड सिक्योरिटी। बॉन्ड कहने का मतलब है आपका, अर्थ है आपका, सिक्योरिटी मतलब प्रतिभूति, और बॉन्ड मतलब नहीं समझ में आ रहा हमको, बॉन्ड को बॉन्ड ही बोलते हैं हिंदी में भी शायद। तो बॉन्ड और जो प्रतिभूति यानी कि सिक्योरिटी है वो जमा करने पे आरबीआई से हम लोग लोन ले सकते हैं। आगे देखो,
आरबीआई जो है वो व्यावसायिक बैंकों को लोन देता है। तो लोन कैसे देता है? तो व्यावसायिक जो बैंक है वो बॉन्ड एंड सिक्योरिटी जमा करते हैं और उसी बॉन्ड एंड सिक्योरिटी के बदले में आरबीआई जो है वो व्यावसायिक बैंकों को लोन देता है। पहला पॉइंट, आरबीआई व्यावसायिक बैंकों को लोन देता है, ठीक है। और जो व्यावसायिक बैंक है वो आरबीआई से लोन कैसे लेते हैं? तो व्यावसायिक बैंक जो है वो बॉन्ड एंड सिक्योरिटी आरबीआई में जमा करते हैं, फिर वो लोन लेते हैं। आगे देखो, आरबीआई जो है वो रेपो रेट को कम करता है, तब व्यावसायिक बैंकों का जो साख सृजन क्षमता है उसमें वृद्धि होती है। कहने का अर्थ है, जब जो है आपको बताया गया था कि जिस रेट पे आरबीआई बैंकों को लोन देगा उसको हम लोग बोलते हैं रेपो रेट। अगर आरबीआई अगर रेपो रेट कम कर देगा तो बैंकों का जो साख सृजन क्षमता है उसमें वृद्धि होगा ही ना। वो कम इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं तो उन लोग के पास पैसा ज़्यादा बचेगा, ज़्यादा इंटरेस्ट रेट दे रहे, ज़्यादा ब्याज दर दे रहे हैं तो पैसा कम बचेगा। तो सिंपल सी अर्थ है कि आरबीआई रेपो रेट अगर कम कर देता है तो ऐसे में जो व्यावसायिक बैंक है इनका साख सृजन क्षमता क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। और इसका जो यूज है वो आरबीआई कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन को कम करने में इसका यूज करता है। तो ठीक है, तो आरबीआई आपको बताया गया था हमेशा कि जब कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है इसमें चीप मनी पॉलिसी का यूज करता है, जिसमें जो आपका मौद्रिक दर है जैसे कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट इसको कम कर देता है। वहीं जो आपका जो रिजर्व अनुपात है यानी कि रिजर्व रेशियो जैसे कि एसएलआर और सीआरआर, इसमें भी जो इसका जो दर है इसको कम कर देता है। क्यों करता है? ताकि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन को कम किया जा सके। आगे देखो, डिमांड पुल इन्फ्लेशन जब होता है तो आरबीआई जो है वो डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहने का मतलब मार्केट में ज़्यादा पैसा आ गया है तो तरलता यानी लिक्विडिटी को सोखना है ना। तो ऐसे में आरबीआई क्या करता है? वो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट यानी कि जो मौद्रिक दर है रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट इसमें वृद्धि कर देता है। साथ ही साथ जो है आपका रिजर्व अनुपात जैसे कि सीआरआर और एसएलआर इसमें कमी कर देता है। सिंपल सी अर्थ है यही है कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन में आरबीआई रेपो रेट को बढ़ा देता है, तब व्यावसायिक बैंकों का जो साख सृजन क्षमता है वो कम हो जाता है। परिणाम स्वरूप इकोनॉमी में तरलता की कमी आती है और ऐसे में डिमांड पुल इन्फ्लेशन को कमी किया जाता है। तो बैंकों का जो साख सृजन क्षमता है इसमें बढ़ोतरी और इसमें कमी के माध्यम से भी डिमांड पुल और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन को कम किया जाता है। ये हम लोग समझ गए हैं। अब देखिए एक पॉइंट और है कि हम लोग हमेशा हम लोग को टोटल डिमांड डिपॉजिट का 15% जो है वो बॉन्ड एंड सिक्योरिटी के रूप में रखना होता है। अब देखो हम लोग डिमांड डिपॉजिट की बात करते हैं। डिमांड मतलब होता है मांग और डिपॉजिट मतलब होता है जमा। तो मांग जमा का यानी कि कुल मांग जमा का 15% जो है वो बॉन्ड एंड सिक्योरिटी के रूप में रखना होता है, ठीक है ना। तो अभी आपको बताया गया था ना कि जो आपका डिपॉजिट है, डिपॉजिट आपका दो तरह का है, एक आपका मांग डिपॉजिट और एक आपका टाइम डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट वही आपका एफडी हो गया और जो आपका मांग डिपॉजिट है जिसमें हम लोग सेविंग अकाउंट और करेंट अकाउंट दोनों को शामिल करते हैं। तो बताया जा रहा है हम लोग को जो आपका कुल मांग जमा है, कुल मांग जमा यानी कि टोटल डिमांड डिपॉजिट, तो टोटल डिमांड डिपॉजिट में हम लोग सेविंग अकाउंट और करेंट अकाउंट दोनों को शामिल करते हैं। तो टोटल डिमांड डिपॉजिट का 15% जो है वो बॉन्ड एंड सिक्योरिटी के रूप में रखना चाहिए, ये आरबीआई कहता है। ये हम लोग समझ गए। और ये क्यों रखा जाता है? ताकि टाइम आने पर जब आपका समय ख़राब हो तो उस पेपर के यूज से आप लोन ले सको। किससे? आरबीआई से। तो अगर आप 15% कुल मांग जमा का बॉन्ड एंड सिक्योरिटी के रूप में रखते हैं तो जब कभी भी आपका स्थिति ख़राब होता है तो ऐसे में आप उस पेपर के माध्यम से लोन ले सकते हो, ये बता दिया गया है। आगे देखो, इंडिया में आरबीआई जो है वो किसी भी प्राइवेट कंपनी को बॉन्ड एंड जो सिक्योरिटी है वो परचेस नहीं करता है, लेकिन यूएसए में करता है। कहने का अर्थ है आरबीआई जो है वो व्यावसायिक बैंकों को ही लोन देता है, और वो भी कैसे व्यावसायिक बैंक? तो अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों को ही लोन जो है वो प्रोवाइड करता है, और उन्हीं व्यावसायिक अनुसूचित जो व्यावसायिक बैंक है उन्हीं का वो बॉन्ड एंड सिक्योरिटी आरबीआई लेता है, प्राइवेट कंपनी का नहीं लेता है। सिंपल सी बात है। बट यूएसए में प्राइवेट कंपनी का भी बॉन्ड एंड सिक्योरिटी जो है वो यूएसए की जो सेंट्रल बैंक है वो लेती है। अब देखिए रेपो रेट और बैंक दर हम लोग समझ गए हैं। अब देखते हैं रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट क्या है वो देखिए, रेपो रेट क्या है वो हम लोग समझ गए। अब देखते हैं रिवर्स रेपो रेट।
तो इसमें बताया जा रहा है कि यह भी एक प्रकार का ब्याज दर होता है। जैसे कि रेपो रेट एक तरह से ब्याज दर है, उसी तरह रिवर्स रेपो रेट भी एक तरह का ब्याज दर होता है, जिस पर आरबीआई के द्वारा व्यावसायिक बैंकों से उधार लिया जाता है। पहले बताए रेपो रेट जो है वह भी एक ब्याज दर है, जिसके माध्यम से आरबीआई जो है वो व्यावसायिक बैंकों को उधार देता है। जबकि रिवर्स रेपो रेट जो है यह भी एक तरह का ब्याज दर है, इसके माध्यम से अगर आरबीआई खुद उधार लेगा किन लोग से, तो अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों से। ठीक है, आगे देखो। आरबीआई के द्वारा रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि करके डिमांड पुल इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है। वहीं रेपो रेट में कमी करके कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में कमी किया जाता है। समझाया गया आपको क्या, वो देखिए। हम लोग देखिए कि आरबीआई जो है वो रेपो रेट में कम करेगा तो आपका कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में कंट्रोल होता है। वहीं आरबीआई रेपो रेट में वृद्धि करेगा तो आपका डिमांड पुल इन्फ्लेशन में कमी आएगा। वहीं आरबीआई जो है, अब देखिए रिवर्स रेपो रेट में, अगर आरबीआई जो है वो रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि कर रहा है तो आपका डिमांड पुल इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकता है। रेपो रेट बढ़ा दिया है तो इससे आपका जो है डिमांड पुल इन्फ्लेशन इसमें कंट्रोल किया जा सकता है, यानी कि कमी लाया जाएगा। वहीं रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट अगर घटा दिया तो आपका जो डिमांड पुल इन्फ्लेशन है इसमें वृद्धि हो जाती है। सिंपल सा यही कॉन्सेप्ट है कि आरबीआई जो है वो रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि करके डिमांड पुल इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है, ये बताया गया था। और रेपो रेट में कमी करके कॉस्ट पुश को, और रेपो रेट में वृद्धि करके डिमांड पुल को कंट्रोल करता है। तो इस तरह से हम लोग जो रिवर्स रेपो रेट है वो भी हम लोग समझ गए हैं। रिवर्स रेपो रेट में आरबीआई लेगा व्यावसायिक बैंकों से लोन, और रेपो रेट में व्यावसायिक बैंक लेंगे लोन आरबीआई से। ये पॉइंट ये था। इसके अलावा देखिए हम लोग एक लास्ट पॉइंट बचा हुआ है, वो है आपका एमएसएफ। तो एमएसएफ के बारे में पढ़ेंगे, वो है आपका मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। तो एमएसएफ यानी कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, इसका क्या है वो देखिए। इसका उपयोग तब किया जाता है जब बैंक अपनी दिन प्रतिदिन की जो नकदी है, तो नकदी ज़रूरतों को भी पूरा करने में असमर्थ होती है। तो देखिए सिंपल अर्थ समझिए कि कोई बैंक है, तो बैंक में डेली ट्रांजैक्शन होता है ना, क्रेडिट होता है, डिपॉजिट होता है, मांग जमा तो हमेशा होते रहता है ना। तो बैंक को दिन प्रतिदिन नगद का कुछ ज़रूरत होता है, कुछ पैसा निकालेगा तो उसको नगद देना पड़ेगा ना, और कुछ पैसा जमा करेगा, तो ये होता है। तो जब बैंक जो है वो अपना दिन प्रतिदिन का जो नकदी ज़रूरत है इसको पूरा करने में कैपेबल नहीं हो पाता है, यानी कि समर्थ नहीं हो पाता है, असमर्थ हो जाता है, तो ऐसे समय में जो है वो एमएसएफ, ये भी एक तरह का ब्याज दर है। एमएसएफ इसी ब्याज दर पे जो है वो क्या, मतलब कि आरबीआई से लोन लेता है कौन, तो वो बैंक जो है वो, जो बैंक ये समर्थ नहीं है दिन प्रतिदिन का नकदी ज़रूरत को पूरा करने के लिए, तब वो बैंक जो है वो मतलब कि शॉर्ट टर्म के लिए कुछ ही समय के लिए जो है वो आरबीआई से लोन लेता है। और आरबीआई से जो लोन लेता है तो वो जो उसमें ब्याज दर आता है, वो ब्याज दर जो है वो एमएसएफ कहलाता है। ठीक है ना। और ये जो ब्याज दर है ये रेपो रेट से ज़्यादा होता है। कहने का अर्थ अगर रेपो रेट 5% है एग्जांपल के लिए, तो एमएसएफ आपका 15%, 20% ऐसे होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा होता है। अब देखिए इसके तहत आरबीआई से एक दिन के लिए उधार लिया जाता है, एक दिन के लिए या फिर 5 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, तो ये काफ़ी शॉर्ट टर्म के लिए होता है। आपको समझाया गया है कि एमएसएफ यानी कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ये भी एक तरह का ब्याज दर है, जिस ब्याज दर पे कोई जो बैंक है, जो बैंक अपना दिन प्रतिदिन का नकदी ज़रूरत को पूरा नहीं कर पाता है, तो ऐसे में वो बैंक आरबीआई से लोन लेता है। तो वो जो आरबीआई है वो यहाँ पे जो एमएसएफ ब्याज दर पे उसको लोन प्रदान करता है, यानी कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के आधार पर लोन प्रदान करता है। और ये जो लोन होता है ये रेपो रेट से काफ़ी ज़्यादा होता है। ये हो गया है। इसी में एक और लास्ट पॉइंट है, वो समझिए कि जो आपका कुल जमा है यानी कि टोटल डिपॉजिट है। तो टोटल डिपॉजिट में हम लोग क्या बात करते हैं कि आपका जो डिपॉजिट है यानी जमा है, जमा को 2 भागों में बांटते हैं, एक आपका टाइम डिपॉजिट और एक आपका डिमांड डिपॉजिट। तो एक आपका टाइम डिपॉजिट, एक आपका डिमांड डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट को हम लोग बोलते हैं एफडी,
और जो आपका डिमांड डिपॉजिट है इसको दो भागों में बांटते हैं। एक है आपका करेंट अकाउंट और एक है आपका सेविंग अकाउंट। करेंट अकाउंट और आपका सेविंग अकाउंट। तो कुल कुल जो आपका है डिमांड डिपॉजिट की बात करें तो कुल आपका जो डिमांड डिपॉजिट है कुल जमा है, तो कुल जमा में ये सभी आ जाएगा। जबकि कुल अगर डिमांड डिपॉजिट की बात करें तो डिमांड डिपॉजिट में आपका मांग जमा ये करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट ये दोनों आता है। अब देखिए कुल जमा यानी कि टोटल डिपॉजिट, इसमें इसमें डिपॉजिट होगा जिसमें हम लोग टाइम डिपॉजिट प्लस डिमांड डिपॉजिट दोनों की बात करते हैं। ठीक है, अगर कुल जमा की बात करें तो कुल जमा में आपका टाइम डिपॉजिट और डिमांड डिपॉजिट सब आएगा, और डिमांड डिपॉजिट में सेविंग अकाउंट और करेंट अकाउंट ये भी आएगा। वहीं अगर हम लोग केवल टोटल डिमांड डिपॉजिट की बात करें तो वहाँ पे सेविंग अकाउंट और केवल करेंट अकाउंट ये आएगा। ठीक है, उसमें टाइम डिपॉजिट नहीं आएगा। वहीं अगर कुल जमा की बात करेंगे तो कुल जमा में टाइम डिपॉजिट और डिमांड डिपॉजिट सब होगा। तो ये कहने का अर्थ है। तो इस तरह से हम लोग जो है वो आज का टॉपिक यहीं पे एंड करते हैं। ये जो आपका दीर्घकालिक मात्रात्मक उपाय है, ये दीर्घकालिक मात्रात्मक उपाय हम लोग कल के क्लास में कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग कल ही की क्लास में ही गुणात्मक उपाय भी स्टार्ट कर देंगे। तो जैसा कि अभी आपको बताया गया था कि जो आरबीआई है वो मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए 3 स्टेप में काम करता है। तो मौद्रिक नीति के अंतर्गत हम लोग देखें, एक आपका मात्रात्मक उपकरण, एक आपका गुणात्मक उपकरण। मात्रात्मक उपकरण में भी 2 भाग है, एक आपका अल्पकालिक मात्रात्मक उपकरण और एक है दीर्घकालिक मात्रात्मक उपकरण। तो अल्पकालिक मात्रात्मक उपकरण को हम लोग स्टेप 1, जबकि दीर्घकालिक को स्टेप 2, और जो आपका गुणात्मक उपकरण है इसको हम लोग स्टेप 3 मानते हैं। तो आज के क्लास में हम लोग अल्पकालिक मात्रात्मक उपकरण कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें हम लोग रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक दर और MSF यानी कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के बारे में पढ़े हैं। कल की क्लास में हम लोग दीर्घकालिक मात्रात्मक उपाय उपकरण और हम लोग गुणात्मक उपकरण को कंप्लीट कर देंगे। तो जो आपका मुद्रास्फीति का कंट्रोल करने के लिए जो RBI है मौद्रिक नीति का प्रयोग करता है, तो मौद्रिक नीति आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए राजकोषीय नीतिगत उपाय देखेंगे, फिर आपका प्रशासनिक उपाय देखेंगे। तो आई होप ये क्लास आपको पसंद आया होगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।